बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट लेक्चर व्हिच वाज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर, जिसके अंदर हमने बात की थी कि वी विल टॉक अबाउट द कंडीशनल स्ट्रक्चर एंड देयर एग्जीक्यूशन इन C++. So here we have the second part of our lecture, and in this lecture we will talk about the second, you can say the third condition, that was the if else if execution. तो आज के लेक्चर के अंदर हम ज़्यादातर डिस्कशन जो है इफ एल्स इफ कंडीशन के ऊपर करेंगे. सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स कंप्यूटेशनल फिजिक्स PHY 604 MSc Physics 4th semester Spring 2021. तो इन दिस प्रीवियस लेक्चर हमने बात की थी कि आपके पास जो है वो किस तरह से कंडीशनल स्ट्रक्चर जो है वो काम करते हैं, और इसके अंदर जो है हमने दो कंडीशंस को पढ़ा था और इसकी प्रैक्टिस की थी. फर्स्ट कंडीशन वाज द इफ कंडीशन एंड द सेकंड कंडीशन वाज द इफ एल्स. तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो इफ कंडीशन होती है दैट इज बेसिकली दी वन वे कंडीशन. अगर कोई कंडीशन या स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर आपका कोड रन करेगा, अदरवाइज स्क्रीन ब्लैंक रहेगी. जबकि इफ एल्स कंडीशन जो है दैट इज, नाम से ही जाहिर है कि इट इज बेसिकली द टू वे कंडीशनल, और यू कैन से टू वे डिसीजन. सो इन दिस डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, अगर आपकी सिचुएशन ट्रू है तो फिर आपका इफ वाला पार्ट रन होता है. अगर आपकी जो सिचुएशन है या स्टेटमेंट जो है या कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो फिर आपके पास एल्स स्टेटमेंट जो है वो रन होती है. सेकेंडली हमने जो है इफ एंड इफ कंडीशन जो है या फिर इफ एल्स इफ कंडीशन जो है वो पढ़नी है, और इसकी एग्जीक्यूशन को देखना है कि ये कैसे काम करती है. तो जैसा कि आप नाम से ही जाहिर है, हियर वी हैव द थ्री बेसिक कंडीशन, और यू कैन से थ्री बेसिक पार्ट्स फॉर द चेकिंग ऑफ द स्टेटमेंट. तो उस हवाले से सबसे पहले मेजर जो होगी दैट इज द इफ. अगर आप एक मेजर या यू कैन से हाईएस्ट कंडीशन पुट करेंगे, अगर वो फुलफिल नहीं होती तो फिर हम एक सेकंड कंडीशन पुट करेंगे, and after that we can take it as the else condition here. So this is basically the three way step, और इस तरह से आप किसी भी सिचुएशन को तीन तरीकों से लॉजिक को बना के उसके मुताबिक एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड इसकी बहुत ज़्यादा वर्किंग जो है हमारी डेली लाइफ के अंदर मौजूद है. तो आइए इसके बाद कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो है वो नेस्टेड इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स हो जाएं. मीन टू से कि एक इफ एल्स इफ स्टेटमेंट हो और उसके अंदर एक और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट हो. तो इस तरह की सिचुएशंस को हम कहते हैं कि ये मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स या फिर आपके पास नेस्टेड जो है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट जो है वो बनाई जा सकती हैं. उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे. तो जैसा कि हम पहले जानते थे कि कंडीशन स्ट्रक्चर जो है वो हम दो तरह से बना सकते हैं. एक है इफ एल्स स्टेटमेंट्स की बुनियाद पे, और कुछ जो है वो स्विच केस के स्टेटमेंट्स की बुनियाद पे. तो अभी तक जो है अभी हमने सीखा है कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स को किस तरह से यूज़ करना है. तो उसका जो थर्ड पार्ट है वो हमारा रह गया है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे. देन वी कैन आल्सो गो फॉर दी स्विच स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम एक ही कोड के अंदर डिफरेंट रेंज ऑफ ऑप्शंस दे सकते हैं, और यूज़र अपनी मदद से किसी भी स्टेटमेंट को यूज़ कर सकता है. तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेक्शन. सो जैसा कि आप जानते थे जो C++ है इसके अंदर जो डिसीजंस है वो हमारे कमांड के मुताबिक है, और वो उसके लिए पर्टिकुलर सिंटैक्स की ज़रूरत थी. तो इसके अंदर हमने जो सीखा है अभी तक वो ये है कि आप जो है वो किस तरह से इफ़ एल्स इफ को यूज़ करते हुए आप किसी भी ब्लॉक की ट्रू कंडीशन को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. एक्स एल्स को यूज़ करते हुए किस तरह से हम किसी भी स्पेसिफिक ब्लॉक के और कोड को जो है एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और इसके अंदर ज़्यादातर इसकी फॉल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होती है. जबकि इफ एल्स इफ जो है दैट इज़ बेसिकली द वे जिसके अंदर हम दोनों कंडीशन जो है और टू वे प्रोग्रामिंग के ज़रिए से इसको कंप्यूट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. एंड द फोर्थ वन जो है दैट इज़ आवर द पार्ट ऑफ आवर नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम अल्टरनेटिव ब्लॉक्स जो है वो सजेस्ट करते हैं, और जिसके अंदर हम वैरायटी ऑफ रेंज प्रोवाइड कर देते हैं यूज़र नेम के साथ. यूज़र के सामने डिफरेंट रेंज ऑफ वैराइटीज़ होती हैं कोड ब्लॉक्स की, और वो किसी भी स्पेसिफाई करदा कमांड के ज़रिए से अपने कोड के ब्लॉक को स्विच कर सकता है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये स्विचिंग का काम किस तरह से किया जा सकता है. सो इन दिस वे दिस इज दी आवर प्रीवियस ऑपरेटर्स, जिसे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते थे, और दे आर द सम यू कैन से द स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ दैट.
तो ये जो है हमेशा अगर आपके पास जो कर्ली ब्रैकेट्स है, ये एंगल ब्रैकेट्स जो है अगर लेफ्ट साइड पे ओपन है तो इट्स बेसिकली फॉर द साइन ऑफ ग्रेटर, अगर ये राइट साइड पे है तो ये लेस देन, और इस तरह से ग्रेटर इक्वल है तो ये फिर आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल के फॉर्म में है, लेस देन इक्वल के फॉर्म में, इक्वल के फॉर्म में है, एंड दिस इज द नॉट इक्वल टू दिस साइड। तो इस हवाले से हम इन सारी कंडीशंस को यूज कर सकते हैं और इसके मुताबिक जो है इसको यूटिलाइज करते हैं। सो अगर हम देखें तो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स जो है वो जनरली तौर पे किन सिंटैक्स को फॉलो करते हुए अप्लाई की जा सकती हैं। सो इन दिस वे जो है इसके अंदर ये है कि यूज द एल्स इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस स्टेटमेंट का लॉजिक को समझें। इफ यू कंसिडर दैट, तो आपके सामने ये बड़ी क्लियर कट बात है कि आपने इस स्टेटमेंट के लॉजिक के अंदर इज अ वैरायटी, किस चीज़ की वैरायटी अवेलेबल है ज़रा देखिएगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो तब स्पेसिफिक होती है जब अ न्यू कंडीशन इफ द फर्स्ट कंडीशन, जो सबसे पहली कंडीशन है वो फॉल्स हो। तो इसका मतलब ये है कि इट्स वर्क और इट एग्जीक्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट फॉल्स ऑफ द कंडीशन। तो इसका मतलब आपने अपने लॉजिक के अंदर जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये देखनी है कि यू गॉट द हाईएस्ट कंडीशन। मीन टू से अगर आप किसी नंबरों की तरतीब के हिसाब से देखना चाहते हैं तो यू गो फॉर द सबसे हाईएस्ट फॉर। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि एक बच्चा और उसके ग्रेड्स जो है वो किस तरह से आते हैं तो यू गो फॉर दैट कि आपके पास उसकी पासिंग और फेलिंग कंडीशन क्या है। तो इफ किसी बच्चे के मार्क्स जो है वो 24 से कम है, तो इफ आई से दैट के कंडीशन है और मार्क्स जो है दैट इज लेस देन, यू कैन से द 24, तो ऑब्वियसली आपने जो स्टेटमेंट दी होगी वो प्रिंट होगी कि यू डू नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। अगर उसके मार्क्स 24 से ज़्यादा है देन यू कैन ऐड द डिफरेंट थिंग्स कि एल्स इफ, अगर ये मार्क्स 24 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली फिर इसके पास मल्टीपल वेज हैं। ये मार्क्स 24 से ज़्यादा है तो कितने ज़्यादा है और उसके मुताबिक आप इसको ग्रेडिंग कर सकते हैं। इफ़ दिस मार्क्स इज यू कैन से द 30, इफ़ यू कैन से इट्स द 39, तो इट्स यू कैन से इट्स बेसिकली द 42 और यू कैन से द 48। तो फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये या फिर 48 है। और अगर 48 से भी ज़्यादा है तो आप इसको कह सकते हैं कि एल्स, और ये आपके पास है कि 48 है और या मैक्सिमम कह लें कि 48 टू 60 है तो तब क्या है, और इसके अलावा है तो फिर है कि नॉट अवेलेबल। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर 30 है तो वो सी ग्रेड है, 39 है तो वो बी ग्रेड है, और अगर आपका 42 है तो ये बी प्लस ग्रेड बनता है, और और उसके अलावा जो है वो 48 है तो फिर ए है, और अगर इससे ज़्यादा है नंबर और 50 से तो 60 से कम है तो फिर ये ए प्लस ग्रेड के फॉर्म में चला जा सकता है। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात देखने में आई है वो ये है कि अगर आप इस तरह की कंपाउंड स्टेटमेंट्स को जनरेट करना चाहते हैं, यू कैन से कि ये मिली हुई स्टेटमेंट्स हो, तो इसके अंदर आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका लॉजिक है। तो लॉजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको पता होना चाहिए कि आपके लॉजिक ने एग्जीक्यूट कैसे करना है। सो दैट इज़ व्हाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द अंडरस्टैंडिंग। तो इसको समझने के लिए जो है आइए हम एग्जांपल्स को देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। सो इफ द कंडीशन 1, एंड इसका सिंटैक्स देखिएगा, इफ है फिर कंडीशन लगानी है आपने, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट्स को लगा देना है। फिर कर्ली ब्रैकेट्स जो है उसके अंदर आपने जो भी स्टेटमेंट रखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन फॉल्स है देन द जो एग्जीक्यूशन है हमारी वो सेकंड कंडीशन की तरफ जाएगी, दैट इज द एल्स इफ। हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे इफ का वर्ड होगा वहां पे ही कंडीशन लिखी जाएगी। इज एल्स इफ के अंदर भी एफ इफ के बाद ही कंडीशन लिखी गई है, जबकि एल्स की दफा हम कोई कंडीशन नहीं लिखते। और ये एक सिंपल सिंटैक्स है जिससे आपको अंदाजा हो सकता है। ठीक है जी? तो इस तरह से आप अपनी जो रूटीन वाइज जो सिंटैक्स है उसके अंदर कंडीशंस को लिखते हुए ये ख्याल रखिएगा कि हमेशा कंडीशन जो है वो इफ के बाद लिखी जाती है।
एल्स की दफ़ा कोई कंडीशन नहीं लिखी जाती। हाउएवर आप जो है वो स्टेटमेंट वगैरह बाकी चीज़ें इसके अंदर जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, तो उसके मुताबिक ये सब कुछ हो सकता है। सो आपके पास यहाँ पे जो है अगर कंडीशन 2 जो है वो भी फॉल्स हो जाती है, इफ कंडीशन 1 इज़ फॉल्स, अगर आपकी कंडीशन 1 जो है वो फॉल्स है और कंडीशन 2 इज़ ट्रू है तो ये एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। अगर तब भी ऐसा नहीं है तो फिर आपका जो ब्लॉक है एल्स वाला वो तब एग्ज़ीक्यूट होगा इफ कंडीशन 1 इज़ फॉल्स एंड द कंडीशन 2 इज़ फॉल्स, देन ये सभी ही जो है वो गलत हो जाती हैं, देन यू हैव टू गो फॉर द लास्ट वन और वो आपकी एल्स स्टेटमेंट है। तो इन द सेम वे जो है इसका जो हमने फ्लो चार्ट भी बनाया था, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, और इसकी जो बुनियाद है वो यही है कि इफ़ यू हैव द फर्स्ट कंडीशन और फर्स्ट एक्सप्रेशन तो वो पहली स्टेटमेंट रन हो जाएगी अगर यस है। अगर नो है तो नो की बुनियाद पे ही ये सारी लॉजिक जो है वो डेवलप की गई है। सो यू हैव टू सेट अ वेरी यू कैन से बेसिक पैरामीटर, और ऐसी बुनियादी बात, ऐसा बुनियादी लॉजिक जो आपके वर्किंग प्रॉब्लम के अंदर मौजूद हो, जिससे आप उन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और वो तब ही रन किया जा सकता है। तो इस तरह से आप इसको रन कर सकते हैं। हाउएवर ये लॉजिक जो है वो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ट्रांसफ़ॉर्म भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई शुबा नहीं है। बट ट्राई कीजिएगा कि आपने एक ऐसे पीक कंडीशन को फ़ॉलो करें जो कि हर मैक्सिमम पैरामीटर की बुनियाद हो, और उसके बाद हम सीरीज़ ऑफ कंडीशंस को अप्लाई करवाने की कोशिश करें। सर आइए सबसे पहले जो है हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को समझते हैं अपनी बेसिक एग्जांपल्स के साथ, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी हुई थी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्स को लेस देन और ग्रेटर देन वाई के हिसाब से जज किया था, बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू इक्वल टू वाई। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है हमने इसी एग्जीक्यूशन को समझने के लिए हमने इसके साथ एक और कंडीशन पुट की है, दैट इज द एल्स। इफ एल्स जो है और यहाँ पे कंडीशन थी एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और उस हवाले से इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। तो आइए देखें कि ये किस तरह से काम करता है, और मैं आपके साथ इसका प्रोग्राम जो है वो शेयर करता हूँ जो हमने बनाया हुआ है। तो जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। सो दिस इज द यू कैन से द फर्स्ट कंडीशन, और आप देख सकते हैं कि मैंने हेडर फाइल लिखी है इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम एसटीडी, क्योंकि हम डेव सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है जी इंट मेन, और उसके बाद आपके पास जो है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। फिर हमने डिफाइन किया है कि इंट एक्स है, फिर आपके पास इंट वाई है, फिर आपके पास आपसे पूछा जाएगा, सिस्टम पूछेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, फिर आप लिखेंगे एक्स की वैल्यू, फिर सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, फिर आप उसके अंदर वाई की वैल्यू लिखेंगे। फिर इफ कंडीशन जो है वो पहली कंडीशन है कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो फिर लिखा जाएगा कि आपके पास एक्स इज ग्रेटर देन वाई। फिर है अगर आपके पास जो है एल्स जो है दैट इज बेसिकली द सेकंड पार्ट, तो ये इल्स इफ के हिसाब से होगा, तो यहाँ पे हमने एल्स इफ के हिसाब से लिखा हुआ है कि एक्स, अब जाहिर बात है यहाँ पे आपके पास अगेन इफ आया है तो यू हैव टू अगेन ऐड दी सेकंड क्वांटिटी, और यू कैन से सेकंड कंडीशन, और वो है जी एक्स इज लेस देन वाई। तो फिर प्रोग्राम के अंदर हमने ऐड कर दिया है कि ये सी आउट जो है वो आपके पास होगा एक्स इज लेस देन वाई। हाउएवर अगर ये भी नहीं है तो फिर आपके पास शो होगा स्क्रीन के ऊपर कि एक्स इज इक्वल टू वाई, और उस तरह से आपके पास जो स्क्रीन है वो एज आउटपुट के तौर पे आ जाएगी। और अगर आप चाहें तो इन ब्रैकेट्स को भी रिमूव कर सकते हैं, और ये ब्रैकेट्स इनके बगैर भी एग्जीक्यूट हो सकती हैं। सो आइए देखें ये किस तरह से काम करता है। मैं इसको एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करता हूँ, और जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो वी हैव अ बॉक्स ब्लैक स्क्रीन कंसोल स्क्रीन। तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें कोई भी एक्स की जो आपकी मर्जी के मुताबिक हो। फॉर एग्जांपल आई एम वांट टू चेक दैट कि ये एल्स इफ एल्स कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, तो आई एम चेकिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट कि एक्स इज ग्रेटर देन 1, जो वाई था वो पहली कंडीशन है। अगर ये पहली कंडीशन फुलफिल नहीं होती फॉर एग्जांपल, तो मैं वाई को भी क्या कर रहा हूँ 25 पुट करता हूँ 25, तो आप देखेंगे कि ये सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल नहीं करेगा, तो ये एल्स कंडीशन को फुलफिल करेगा। सो यू कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू वाई।
तो दिस इज द कंडीशन, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इसने हमें थर्ड जो है वे ऑफ कंडीशन बताई है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम तो अपने पहले वाले पार्ट के मुताबिक ही चलेंगे, सो यू कैन ऐड हियर एज़ कि आप इसको एग्ज़ीक्यूट दोबारा से कराएँ और F11 के थ्रू इसको एग्ज़ीक्यूट कराएँ आप, और आप देख सकते हैं इस स्क्रीन के ऊपर कि अब जो है मैं 30 पुट कर रहा हूँ और y को 25 पुट करता हूँ। यू कैन से मैं 50 पुट करता हूँ ताकि सेकंड कंडीशन का जायज़ा लिया जाए। तो x इज़ लेस देन y, तो दिस इज़ मॉनिटरिंग दैट, और ये हमें आउटपुट के फॉर्म में दे रहा है कि x इज़ लेस देन y है। सिमिलरली हम जो फर्स्ट कंडीशन है अगर वही फुलफिल हो जाती है तो बाकी सारी कंडीशन जो है फुलफिल नहीं होंगी, एंड यू कैन गो फॉर अगेन हियर, और ये आपके पास आ जाएगा एक्सिस आपके पास है जी 30 एंड वाई इज़ 5। तो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन, अगर ये ट्रू हो गई है तो पहली स्टेटमेंट ही प्रिंट हो जाएगी कि एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। और अगर आप कोड में देखें तो वी हैव द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। तो ये जैसे ट्रू हुई है ये पहली स्टेटमेंट प्रिंट होगी स्क्रीन पे। अगर ये ट्रू ना होती तो फिर सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट होनी थी, अगर दोनों ही ट्रू नहीं होती तो फिर ये थर्ड स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। तो इस तरह से हमारे जो कोड है इफ एल्स इफ वाले वो काम करते हैं। अगर यही सारी सूरत-ए-हाल को आप एक फ़ंक्शन की फ़ॉर्म में भी लेके आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इधर लिखूँ कि दिस इज़ द बेसिकली द एक्स स्क्वायर, यू कैन से एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये जो है आपके पास इसको हम कह दें, और इन द सेम वे आपके पास इसको किसी सेकंड फंक्शन का नाम दे दें, तो इन दैट पर्टिकुलर सेंस आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू इंटीजर्स की फॉर्म में मौजूद हो, और मैं आपसे कहूँ कि इंटीजर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट करते हुए किसी फंक्शन की वैल्यू को चेक करें, आइदर दे आर इक्वल टू ईच अदर, इनके रूट्स जो है वो बराबर हैं या नहीं है, किस रूट की वैल्यू जो है किस इक्वेशन की वैल्यू जो है वो किस रूट से बड़ी है छोटी है, तो ये सारी कंडीशन जो है वो ट्रांसफर हो सकती हैं। तो इस तरह की कंडीशंस को सीखने के लिए मैं आप छोटी-सी असाइनमेंट दूँगा, तो उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। सिमिलरली इसी तरह से हम थोड़ा-सा अगर और टेक्निकली चीज़ों को देखें, तो यू कैन सी हियर कि इन द सेकंड एग्जांपल वी हैव चोज़न दिस वे, राइट द प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल इन 3 फॉलोइंग स्लैब्स। तो स्लैब्स कौन-कौन सी हैं जी? बड़ी सिंपल हैं। कोड के अंदर लिखा गया है, मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके जितने यूनिट्स कंज़्यूम होते हैं, उसके मुताबिक हमने ये देखना है कि हमारा बिजली का बिल कितना बनेगा। उसने कहा है जी कि आपके पास जो है वो 300 यूनिट का सबसे ज़्यादा बिल है। अगर किसी कंज़्यूमर के कि अगर हमारे घर में 300 से ज़्यादा यूनिट होते हैं, 300 प्लस, तो हमारे जो यूनिट्स होंगे, वो 1 यूनिट हमें पड़ रहा है ₹18 का। ठीक है जी। अगर वो 300 से कम है और वो 200 से ज़्यादा है, ठीक है जी। तो अगर जो हमारे यूनिट्स हैं वो अगर 200 से ज़्यादा है और वो 300 से कम है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि दिस विल बी द, यू कैन से कि ये वाला जो यूनिट है वो हमें ₹12 का पड़ेगा, ठीक है। और वो 200 से ज़्यादा होंगे तो वो ₹12 का है, अगर 200 से कम है तो फिर हमें ये यूनिट पड़ता है ₹10 का। तो आइए हमने इसके कैलकुलेटर को कंप्यूट करना ताकि हम पता लगा सकें कि हमारा जो बिजली का बिल है वो कितना आता है। तो इसका बड़ा आसान तरीका है, हमने इसी इफ एल्स इफ वाली कंडीशन को यूज़ किया हुआ है और हमने ये कोड को डेवलप किया है। एज़ यू कैन सी हियर हमने इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखा, यूजिंग नेम एसटीडी, इंट मेन, फिर फ्लोट यूनिट्स, ऑब्वियसली यूनिट्स जो है वो प्लस माइनस हो सकते हैं, फिर बिल फ्लोट के नाम से है, और उस हवाले से आपके पास ये लिखा गया है। इन द सेम वे सी आउट कंज्यूमर, एंटर कंज्यूम यूनिट्स लिखा जाएगा, स्क्रीन पे आपको कहा जाएगा बताएँ कि आपके पास जो कितने यूनिट्स हैं जो कंज़्यूम हुए हैं। तो उस हवाले से आप देखेंगे कि अगर आपका यूनिट 300 से ज़्यादा है तो ये कंडीशन है पहले वाली। ये हमारी सबसे एक्सट्रीम कंडीशन है कि अगर 300 से ज़्यादा हैं तो वो ₹18 का यूनिट है। अगर 300 से ज़्यादा नहीं है तो फिर वो सेकंड कंडीशन फुलफ़िल करेगा जो कि है 200 से ज़्यादा।
200 से ज़्यादा जो यूनिट है वो है 12.15 रुपए का। अगर ये भी नहीं है, 200 से ज़्यादा भी नहीं है, तो सब यूनिट्स की प्राइस किस तरह कैलकुलेट की जाएगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। तो अगर आप इसमें एक बात नोट करें कि इस दफ़ा हमने स्टेटमेंट्स की बजाय हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे इस दफ़ा एप्लीकेशंस इस दफ़ा हमने इक्वेशंस पुट कर दी हैं। तो इसका मतलब ये इक्वेशंस भी एज़ अ स्टेटमेंट के तौर पे लिखी जा सकती हैं और एग्ज़ीक्यूट करवाई जा सकती हैं और फिर हम सी आउट पे अपनी टोटल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए इसको हम कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो हम इनको एग्ज़ीक्यूट करवाते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो बिल है वो कितना होगा। सो बड़ा सिंपल है, आप जब इसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो उसकी एग्ज़ीक्यूशन के साथ ही यू विल सी ऑन द स्क्रीन कि आपके पास एंटर कंज्यूम यूनिट्स कितने हैं। तो आप अगर थोड़े यूनिट से इस्तेमाल करें, तो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मैंने 50 यूनिट कंज्यूम किए हैं, या कह लें कि मैंने तकरीबन 55 या 55 यूनिट कंज्यूम किए हैं। तो ऑब्वियसली ये कंडीशन जो है वो हमारी सबसे वाली कंडीशन के अंदर फॉल्स हो जाएगी और आपका जो बिल आएगा वो 550 रुपए हो जाएगा। तो अगर आप दोबारा से देखें, तो ये किस तरह से इसने किया है, तो इसने असल में अगर 200 से भी कम यूनिट थे, तो इसने 10 रुपए के हिसाब से इसको लिया। हमारे थे 55 यूनिट्स, तो 55 मल्टीप्लाई बाय 10 तो वी गॉट द 550 रुपीज़ हियर। तो ये बिल की वैल्यू हमारे पास बन चुकी है। इन द सेम वे अगर आपके पास जो है यूनिट्स जो हैं वो 200 से और 300 के दरमियान है, तो ऑब्वियसली आपके पास क्या होगा, वो बिल जो है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, वो हम देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो इसके लिए हम दोबारा से इसको एग्ज़ीक्यूट करवाते हैं और जैसे ही एग्ज़ीक्यूट होगा तो यू विल सी ऑन द स्क्रीन कि अब आपसे वो दोबारा पूछ रहा है कितने हैं। तो अब हम 200 से और 300 के दरमियान वाली, तो मैं कहता हूँ मैं 250 यूनिट्स का कंज़्यूम किए हैं, तो बताएँ कितनी वैल्यू होगी? तो 250 यूनिट्स जो है वो कंज़्यूम करने के बाद आपका जवाब है वो आ रहा है 3000 ₹37.50। तो ये किस तरह से कंप्यूट किया गया है, वेरी सिंपल है। अगर आप 250 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ जी? 12.15 के साथ, क्योंकि हमारे जो 250 यूनिट्स 200 से 300 के यूनिट्स हैं, उनका जो रेट है वो 12.15 रुपए है। तो इस तरह से आपका जो बिल है वो 3000 रुपए बन गया है। सिमिलरली अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं किसके लिए जी? 300 यूनिट्स के लिए, 300 से ज़्यादा, तो ये पहली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो बाकी जितनी कंडीशन है वो फुल एग्ज़ीक्यूट नहीं होंगी और हमारा बिल डायरेक्ट ही कंप्यूट हो जाएगा। तो आइए इसको हम करने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से होगा। तो दिस इज़ द हम इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अब आप इसको लिखें मोर देन 300 यूनिट्स, तो ये तकरीबन आपके पास जो है वो 500 यूनिट्स में लिख रहा हूँ। जैसे आप 500 यूनिट्स एंटर करेंगे तो ये 9000 रुपये बिल है, जो कि 18 रुपए के हिसाब से बनाया गया है। तो उस हिसाब से आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें तो 18 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये आपके पास सीधा-सीधा 9000 रुपीज़ बन जाता है। तो इस तरह से जो है आप इफ एल्स इफ कंडीशन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इसको एग्ज़ीक्यूट करवा के इसके बारे में चीज़ों को सीख सकते हैं। सो सिमिलरली इस तरह की जो मेन सिचुएशंस हैं, इसको हम सॉल्व करते हुए समझ सकते हैं कि ये किस तरह से काम कर रही हैं और किस तरह से इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। सो इन ऑब्वियसली ये एक सिर्फ़ एक ही नहीं बल्कि बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। तो जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में एग्ज़ाम्पल दी थी कि किस तरह आप जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं और इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी इफ एल्स इफ कंडीशन जो है वो यूज़ हो रही हैं। इसी तरह से बेशुमार चीज़ें हैं जिनके अंदर इफ एल्स कंडीशन एज़ वेल एज़ जो है वो नेस्टेड इफ एल्स इफ कंडीशन यूटिलाइज़ होती हैं और इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी बहुत एग्ज़ाम्पल जो शेयर कर रहा हूँ, उसको कीजिएगा और और सबमिट करवाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्विच कंडीशंस वगैरह पे बात करेंगे कि किस तरह से जो है हम ऐसे प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं, जिनके अंदर हमें स्विच कंडीशंस वगैरह की डिमांड होती है और हम मल्टीपल प्रोग्राम जो है उसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसके ऊपर बात करेंगे।
सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन को जॉइन कर सकते हैं और अपने सवालात पूछ सकते हैं। जी, अपना ख़्याल रखिएगा जी सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।